प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम कवि उमाशंकर जोशी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित दो छोटी छोटी कविताओं, पहली छोटा मेरा खेत और दूसरी बगुलों के पंख के सारांश का अध्ययन करेंगे। आप सब ने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जीवन परिचय। देखें, कवि उमाशंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: विश्व शांति, गायत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, सापना भारा, शहीद, कहानी, श्रावणी मेणो, विसामो, उपन्यास, पराकांजन्या, निबंध, पारकांजन्या निबंध है, गोष्ठी, उगाड़ी बारी, कलाम कवि, महारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, ये संपादन है। कवि उमाशंकर जोशी जी ने सन 1947 से 1947 से एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था संस्कृति। इनका निधन सन 1988 ईस्वी में हुआ, 1988 में। यह था संक्षिप्त जीवन परिचय। अब समझ लेते हैं सार छोटा मेरा खेत। यहां प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। ताकि जिस प्रकार से एक किसान खेती करता है तो बीज बोने से लेकर फसल काटने तक उसको अनेक प्रकार के चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कवि को भी कविता लिखते समय भाव से लेकर और उस कविता के अंतिम स्वरूप तक या उस कविता को अंतिम स्वरूप प्रदान करने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। उसी चीज के बारे में यह कविता हमें बताती है। कागज का पन्ना यानी कि कागज का पेज जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, यानी रचना लिखी जाती है। शब्दबद्ध होने का मतलब है लिखी जाती है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह प्रतीत होता है। कवि को वह कागज का पेज, कागज का पृष्ठ एक वर्गाकार खेत की तरह प्रतीत होता है। इस खेत में, कौन से खेत में? कागज के पन्ने रूपी, कागज के पेज रूपी खेत में किसी अंधड़, कौन से अंधड़ से? भावना रूपी अंधड़ से, भावनाओं रूपी आंधी के आने से या उसके प्रभाव से किसी क्षण, किसी पल, किसी समय एक बीज बोया जाता है। किस पर? कागज के पृष्ठ रूपी खेत में आंधी के आने से, यानी भावनाओं की आंधी के आने से या उसके प्रभाव से एक बीज बोया जाता है। और वह बीज विचारों का हो सकता है, अभिव्यक्ति का हो सकता है या रचना का हो सकता है। यह मूल रूप यानी कि वो भाव के रूप में मूल रूप कहलाया। जो भाव उत्पन्न हुआ वह उस कविता का क्या है? मूल रूप है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर, चिंतन का सहारा लेकर या मनन का सहारा लेकर विकसित होता है, यानी फलता फूलता है। और इस प्रक्रिया में विकसित होने में, यानी मूल रूप से लेकर और विकसित होने तक की प्रक्रिया में वह अपने स्वरूप को विगलित कर देता है, यानी कि खुद नष्ट हो जाता है, खुद पिघल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और फिर उस भाव से शब्द के अंकुर निकलते हैं, यानी शब्द रूपी अंकुर निकलते हैं। रूपक अलंकार है। और अंततः आखिर में कृति यानी जो रचना है वह एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है, एक पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है। जो कृषि कर्म के लिहाज से, यानी खेती के काम के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। खेती कर्म के लिहाज से देखें तो वह अवस्था क्या है? एक पुष्पित यानी फूलों से युक्त होने और हरे भरे पत्तों से युक्त होने की स्थिति है।
यहाँ एक बार समझ लो सामान्य अर्थ। जिस तरह से खेत में बीज बोते हैं, बीज अंकुरित होकर के पौधे के रूप में उग जाता है, फिर उस पौधे पर पत्ते लगते हैं हरे भरे, और फिर फल और फूल लगते हैं। ठीक उसी तरह से जो कागज के पन्ने रूपी खेत में हमने भावनाओं की आंधी आने से एक बीज बोया, वह बीज भाव का था, विचार का था, समझे। और फिर वो जो मूल रूप, भाव का जो मूल रूप था, वह कल्पना के सहारे, चिंतन के सहारे विकसित हो गया, समझे। विकसित होने के बाद उसने और अपना रूप, उसने वो तो विकसित हो गया, और अपना जो स्वरूप था, उसका खुद का जो अस्तित्व था, वो विगलित हो गया, यानी समाप्त हो गया। उसका खुद का कोई महत्व नहीं रहा भाव का। फिर तो वह एक कृति, एक रचना जो थी, वो अपना पूरा स्वरूप ग्रहण कर लेती है, यानी पूरी कविता बन जाती है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, कहा कि साहित्यिक रचना से, यानी कि काव्य रचना से जो रसधारा, आनंद की धारा निकलती है, वह क्षण में होने वाले रोपाई का ही परिणाम है। कहा कि जो साहित्यिक कृति से, या ये कहें काव्य रचना से, जो रस की धारा यानी कि आनंद की धारा निकलती है, वह उस क्षण में, यानी पल में ही बोई जाने वाले बीज का परिणाम है। पर यह रस धारा, लेकिन ये जो आनंद की धारा है, अनंत काल तक चलने वाली, यानी लंबे समय तक चलने वाली, कटाई से कम भी नहीं है। कहने का भाव क्या है कि इस रस धारा का ही, काव्य रचना की आनंद धारा का प्रभाव जो है, ये लंबे समय तक चलता रहता है। पाठक इससे लंबे समय तक प्रभावित होते रहते हैं। जितनी बार वो पढ़ते हैं, उतनी बार ही आनंदित होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ये मतलब है इसका। खेत में पैदा होने वाला अन्न, कहा कि खेत में जो अन्न पैदा होता है, वो तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कभी नहीं चूकता। लेकिन जो साहित्य का रस है, साहित्य का आनंद है, वो कभी समाप्त नहीं होता। उसका असर, उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। अब समझते हैं बगुलों के पंख कविता का सार। देखें, बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है, एक सुंदर नजारे की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब है जिसकी हमने अपेक्षा की है, जिसकी हमने उम्मीद की है। सौंदर्य का एक अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, कई तरीके अपनाए हैं, कई टेक्निक अपनाई हैं। कहेगा सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव, अपेक्षित असर उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई प्रकार के तरीके, कई प्रकार की युक्तियां, कई प्रकार की तकनीकें अपनाई हैं। जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है, यानी सबसे जो प्रसिद्ध कह सकते हैं, वह युक्ति है, वह तरीका है क्या? सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। क्या है प्रचलित या प्रसिद्ध युक्ति? वह यह है कि जब सौंदर्य का विवरण करते हैं, हम सौंदर्य के बारे में बताते हैं, तो अगर हम उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी छाप हमारे मन पर लंबे समय तक रहती है, उसका प्रभाव हमारे मन पर लंबे समय तक टिका रहता है। ये कहा है इसमें वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की है सुक्ति। कहा कि वस्तुगत, वस्तु के सौंदर्य कह सकते हैं, या फिर किसी आत्मगत यानी कि खुद के सौंदर्य के संयोग की ये जो युक्ति है ना, यह पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफी निकट ले जाती है, उस मूल सौंदर्य के समीप ले जाकर के छोड़ देती है पाठक को। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। कहा कि जोशी जी की जो ये बगुलों के पंख कविता है, इसमें ऐसा ही दिखाया गया है, सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पाठक अगर उसको देखता है
तो उस पर मोहित हो जाता है, उस सौंदर्य से उसका मन दूर नहीं होता, यानी उसकी आंखें जो है वहां से हट नहीं पाती हैं। तो देखें, कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर, कवि काले बादलों भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफेद बगुलों को देखता है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और उन काले बादलों के ऊपर से सफेद बगुले पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे हैं और कवि उनको देख रहा है। ये नजारा है, यह दृश्य इतना नयनाभिराम है। कहा कि ये जो दृश्य है, नजारा है, इतना सुंदर है। नयनाभिराम क्या होता है? आंखों को सुंदर लगने वाला। तो इतना सुंदर है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। कहा कि ये जो नजारा देखा कवि ने, काले बादलों से भरे हुए आसमान में पंक्तिबद्ध सफेद बुगलों को उड़ते हुए जब देखा, तो उसकी नजर उसी सौंदर्य पर अटकी सी रह गई। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। कौन? कवि। कवि उस जादू से, माया का मतलब जादू या चमत्कार, उस सौंदर्य रूपी चमत्कार से या जादू से अपने आप को बचाने के लिए किसी को पुकारता है, बुलाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बींधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? कहा कि क्या यह कवि का किसी को सौंदर्य में बांधने का, आकर्षित करने का, या खुद सौंदर्य में बंध जाने का, या सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो जाने की चरम स्थिति का एक नया तरीका है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी अनुवाद। कहा कि ये दोनों कविताएं गुजराती में लिखी गई हैं। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, दोनों कविताएं गुजराती भाषा में लिखी गई हैं और इन दोनों कविताओं का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी में अनुवाद रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। यह था सार बगुलों के पंख कविता का। उम्मीद करता हूं आपको जीवन परिचय और दोनों कविताओं का सारांश समझ में आ गया होगा। बाकी आपने दोबारा से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर समझना है। धन्यवाद।